दोस्तों, करेक्ट हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2 को लेकर। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 52 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो 51 मतलब 51वां क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है 14 वर्ष तक के। 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया गया उनके लिए संविधान में। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो संबंध रखता है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंध रखता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 कह रहा है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी मूल कर्तव्यों की सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 54 आपका कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। तो ये जोड़ी गई है भाग 4 के रूप में। मीन्स ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो 55 कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये संबंध रखता है आपका अनुच्छेद 21 से। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो 56 में आपका है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का जो है उसमें आपके भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 कह रहा है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का समयांतराल होता है या समयांतराल की अनुमति है। तो 57 में कह रहा है कि अगर संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों मतलब 2 लगातार अधिवेशनों को बुलाना है तो उसके बीच में कितने समय की अनुमति है, मतलब बीच में कितनी गैपिंग रखी जा सकती है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी 6 माह की गैपिंग बीच में रखी जा सकती है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। मतलब किसी भी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाते हैं, कहने का मतलब है, तो उसके समाधान के लिए कैसे क्या प्राविधान है, कैसे समाधान उसका किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग की जाए और उसमें सबको समझाया बुझाया जाए और फिर आपस में समझौता कराया जाए, मतभेद को खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 2 बार, कम से कम 2 बार, क्योंकि अभी आपने देखा कि 6 माह का समयांतराल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि साल भर में तो 2 बार बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, तो कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। 61 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो इसमें आपका सही है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जो भी विवाद होता है उसका निस्तारण किया जाता है, उसके लिए निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 62, इसमें कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को कुल मिला के सीधा सा कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि राष्ट्रपति को उसके पद के लिए कौन शपथ दिलाता है।
तो शपथ दिलाने का काम जो करता है वो भारत का न्यायाधीश, भारत का मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 में सही है आपका ऑप्शन सी, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो इसमें से ही आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु जो हुई थी वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। मतलब क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर सी आपका सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 66 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें है ऑप्शन ए, 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। इसके बाद है 67, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतलब जो विदेश में भेजना है जिनको संसदीय प्रतिनिधि के रूप में, तो उनका चुनाव कौन करता है? चुनाव की जब बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति उनका चुनाव करके भेजता है उनको, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 68 की बात करें तो 68 क्वेश्चन कह रहा है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा आपका राष्ट्रपति, क्योंकि आप जानते होंगे कि यही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो जाहिर सी बात है युद्ध के बारे में सारी निर्णय लेने का जो भी अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 69 में सही है आपका ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक। 70 क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये उसका विधायी अधिकार है, मीन्स संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? मतलब किस क्रम की राष्ट्रपति थी ये? तो इसमें है आपका ऑप्शन सी सही है, मंस 12वीं राष्ट्रपति के रूप में या 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति बनी। 72 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, अभी पार्ट फर्स्ट में भी शायद ये क्वेश्चन रहा हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति को। वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मतलब कितने उम्र में कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये सही आपका ऑप्शन सी, 35 ईयर, मतलब कि 35 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि इतनी उम्र में कोई बन नहीं पाया आज तक। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसमें सही है आपका सी, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेता है वो है आपका विधान परिषद, मीन्स ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 76 की बात करेंगे। 76 क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसमें है ऑप्शन सी आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद को निस्तारित करने का काम करता है। 77 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को बच्चुत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो 77 में सही है आपका ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में ये प्रस्ताव
रखा जा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उपच्युत किया जा सकता है? 78 क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था? तो ये संभाले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन नहीं जानता है इनको। शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? मतलब कि पूरा पद समाप्त होने पूरी अवधि समाप्त होने से पहले ही अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो ये अधिकार किसके पास होता है भैया? ये तो बिल्कुल सही है, संसद के पास होता है। संसद चाहे तो हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 80 में है 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। तो क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है दिल्ली व पुदुचेरी में। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? इसमें से ही आपका राज्यसभा। इसके बाद फिर 83 की बात करेंगे। 83 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो इसमें से ही आपका 14 दिन की समय सीमा दी जाती है। 84 नंबर का क्वेश्चन है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? फिर वही क्वेश्चन है आपका 14 दिन का समय दिया जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसमें भी आपका देखो एक ही क्वेश्चन आपका 3 टाइप से घुमा घुमा के पूछा गया है। आपको यही ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय मीन्स जिसे आप एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? बिल्कुल आप जानते होंगे, ऑप्शन ए सही है, 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन मीन्स 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो 88 हमारा कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? मतलब लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली लोकसभा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे, मतलब ये जो सीमाएं बनी ये किस सन में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1972 में इनका निर्धारण किया गया था। 89 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो आपको बताना चाहेंगे कि 89वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी मतलब 7वां तथा 21वां, 7वां और 21वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया वो लोकसभा के सदस्य संख्या बढ़ाने से संबंध रखता है। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो सबसे कम लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाला, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा हमने गलत पढ़ दिया। इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मीन्स पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र। नाम से ही कंफर्म है भाई, महाराष्ट्र। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे व तीसरे दर्जे पर हैं?
तो दूसरे व तीसरे दर्जे पर जो राज्य आ रहे हैं वो हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा की बात नहीं की जा रही है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपके दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। तो 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें से ही आपका ऑप्शन भी लद्दाख। लद्दाख इसमें सबसे बड़ा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 कह रहा है लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो ये तो सभी लोग जान रहे होंगे, 543। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान समय में 543 है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। 96 कह रहा है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया। मतलब कौन सी ऐसी लोकसभा, किस नंबर की लोकसभा थी जिसने 5 वर्ष से अधिक काम किया। तो ये 96 क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा जो जब से लोकसभा की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि। तो 5 वर्षों से अधिक की अवधि जो थी वो थी 5वीं लोकसभा की। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। 97 क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसकी उम्र 25 वर्ष, मीन्स राष्ट्रपति थे 10 वर्ष कम, राष्ट्रपति से 10 वर्ष कम की उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। तो जैसे राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र या न्यूनतम उम्र जो बताई गई वो 35 बताई गई और जो प्रधानमंत्री की बताई जा रही है वो 25 बताई जा रही है। मीन्स इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। 98 की बात करेंगे तो 98 कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पदभार संभाला था। तो दोबारा पदभार संभालने वाले हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो एक बार प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने दोबारा भी पदभार संभाला था। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो इसमें से ये आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास होती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो इसमें सही है ऑप्शन बी 6 महीने। इस तरह से दोस्तों आपका ये कंप्लीट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकेंड पार्ट भी। मीन्स भारतीय राज्य व्यवस्था के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।